चलो हुआ। जीरो एंड 2/3। देखो x की वैल्यू बाय द वे 0 तो नहीं हो सकती। सर 2/3 आ रही है। हाँ 2/3 आ रही है। हाँ 2/3। 0 क्यों नहीं हो सकती? तुम ऐसे सोचो कि मैं 0 + 0 का एक्सपेंशन थोड़े करूंगा यार। x की वैल्यू 0 अगर तुम पुट कर दो तो 0 + 0 का थोड़ा एक्सपेंशन किया जाता है। ओके सो लेट्स डू इट। तो देखो पावर 57 है ना, तो पावर 57 है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो गए? 58 हो गए। फाइन। अब नंबर ऑफ टर्म्स 58 हो गए मतलब दो मिडिल टर्म्स होंगे। दो मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे? एक तो T29 होगा और एक T30 होगा। समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों मिडिल टर्म्स हमारे इक्वल है ना? इट मीन्स T29 इज इक्वल टू T30। Okay, so let's write confidently the value of T29 and T30. So T29 is 57C28 2x raised to this minus this। 57 minus 28 कितना होता है? जल्दी से बताओ। 29। 3x square raised to 28 is equal to T30 को आप कैसे लिखोगे? 57C29 2x raised to this minus this 28 3x square whole raised to 29। फाइन। अच्छा मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जो दोनों मिडिल टर्म्स होते हैं उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तुम देख भी सकते हो कि इसका और इसका सम जो है ये 57 बन रहा है। दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट तो दे विल गेट कैंसल्ड। अब क्या हो रहा है देखो, 2 raised to 29 3 raised to 28 x raised to 29 into x raised to 56। आ रही है बात समझ में? 2 raised to 28 3 raised to 29 x raised to 28 x raised to 58। तो 2 raised to 28 और 2 raised to 29 कट के 2 बन गया। 3 raised to 28 और 3 raised to 29 कट के 3 बन गया। x raised to 28 और x raised to 29 कट के x बन गया। ये और ये कट के x स्क्वायर बन गया। समझा? सो क्या हुआ? 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा x को भी कैंसिल कर ही दो क्योंकि x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट? 2/3। ठीक है। समझ में आया? यस यस सर। आगे बढ़े अपने आप।
अच्छा, अब एक चीज और देखो, कि जैसे मान लो मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू के बारे में देखूं जरा, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, से NC0, NC1, NC2, ऐसे ही इधर से NCN, इधर NCN-1, इधर NCN-2। तो NC0 की वैल्यू क्या होती है बताओ? So 1. 1। और NCN की भी वैल्यू 1। 1. इक्विडिस्टेंट वाले तो इक्वल ही होते हैं। NC1 की वैल्यू n, इसकी वैल्यू भी n, इसकी वैल्यू n इंटू n-1/2। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी n इंटू n-1/2। तो होता क्या है कि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू होती है वो पहले राइज करती है इधर से भी, मतलब ऐसा नहीं कि लीनियर राइज कर रही है, बस ऐसे ही टाइप का ग्राफ दिखा रहा हूँ, राइज करती है। और हाईएस्ट जो होती है वो कहाँ पे होती है? मिडिल टर्म पे। तो जो मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ना, कोई मिडिल टर्म होगा, हर एक सीरीज का मिडिल टर्म होता है, तो उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो जो है सबसे लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वैल्यू वाइज। समझ में आई बात? कौन बोल रहा है भाई? फरवरी। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट of the middle term is the largest binomial coefficient in the entire expansion. सर बट फिर इवन वाले में क्या होगा? इवन वाले में दो मिडिल टर्म्स होंगे, तो उससे दो तो उन बाइनोमियल दोनों का वैल्यू हाईएस्ट होगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये सिनारियो है, समझ लो, है ना? ये सिनारियो किसके लिए है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अगर मेरे सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो उसके लिए ग्राफ पता है कैसे बनता? ऐसे बनता, फिर ये, फिर ऐसे टाइप का। आई होप तुम समझ गए होगे। ये मिडिल टर्म 1 होता और ये मिडिल टर्म 2 होता, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट होता। ठीक है, सर दोनों इक्वल नहीं होंगे ना? दोनों इक्वल होते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का तो इक्वल होता है ना, मैंने हाँ, लिखाया सर। था ऊपर एक पॉइंट, हाँ कहाँ पे लिखाया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, सो if the series contains even number of terms, सर एक मिनट वो ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखाओ ना। दिखाता हूँ, इसको लिख लूँ। If the series contains even number of terms, then there will be two middle terms. That is well known to us. And binomial coefficient of
these two middle terms will be largest and as well as equal, will be largest as well as equal. सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ऊपर देखना है, देख लो भाई। हाँ सर, आप नीचे कर सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? सर नीचे स्क्रॉल करो। ओके। नीचे आओ। ये लिख लिया? Yes, sir. सो इतना सबको समझ में आ गया जो भी हम लोग ने डिस्कस किया अभी तक? हाँ सर। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि फाइंड द टर्म विच हैज द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या पूछ रहा है, मिडिल टर्म के बारे में पूछ रहा है वो क्वेश्चन। फाइन। अच्छा, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50 CR। 50 CR की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। Done, sir. डन? Done, sir. Done, sir. देखो, तुमको कैसे सोचना है, जैसे 50 CR है तो 50 CR मतलब क्या क्या हो सकता है? 50 C0, 50 C1, 50 C2, ऐसे ही कहाँ तक हो सकता है? 50 C50 तक हो सकता है। हाँ, तो इसमें कितने टर्म्स होते? 51 टर्म्स होते। इस सीरीज में कितने टर्म्स होते? 51 टर्म्स होते, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होता? मिडिल टर्म होता P26। मिडिल टर्म क्या होता? 26 टर्म होता मिडिल टर्म। और 26 टर्म में तुम ऐसे सोचो कि ये T1 है, ये T2 है, तो T26 में क्या होता? जब सब्सक्रिप्ट 2 था तो यहाँ पे 1 आ जा रहा था, तो T26 में क्या होता? 50C25। समझ में आई बात? सो 50CR की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी? 50C25। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो सर हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, जो पावर ऊपर दिया होता है वो नहीं देखना ना, मतलब। यहाँ पे 50 है, हाँ सर, यहाँ इस पे लाइक
ये 50 होगा किसी भी एक्सप्रेशन के मतलब पावर में लगेगा, मतलब इट्स लाइक अ पावर हाँ हाँ हाँ, ये किसी के, हाँ किसी बाइनोमियल का पावर में जा रहा होगा 50। अगर बाइनोमियल के पावर में 50 जा रहा होता है मतलब उसमें कितने टर्म्स होता है? 51 टर्म्स होता है। 51। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे देखना, मतलब वो जो पावर को नहीं देखना हमें। हाँ, ये जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्टली नहीं बताता, इसमें 1 ऐड कर दो तब नंबर ऑफ टर्म्स आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, 50 CR कब आता? जब तुम समथिंग रेज टू 50 वाला एक्सपेंशन लिखते तब 50 CR वाले टर्म्स आते, और जब तुम्हारा समथिंग रेज टू 50 होता तो उसमें कितने टर्म्स होते? 51 टर्म्स होते हैं। या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो कि 50 CR की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, C0, C1, C2 टिल 50, C50 तक वैल्यूज हो सकती है। तो ये लोग गिन के कितने हुए? गिन के ये लोग 51 हो गए। समझ में आई बात? और 51 हुए तो इस सीरीज का जो मिडिल टर्म है वही लार्जेस्ट होगा। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? T26 होगा। और इस सीरीज का 26th टर्म कैसे निकाला? जैसे T2 जो है उसमें C1 आ जा रहा है, T3 जो है उसमें C2 आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो T26 में C25 आ Yes. जाएगा। अच्छा ये बताओ कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 50 CR, वो क्या होता है? मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 1। So 1. यस, वेरी गुड, 1 होता है। 50 CR की मिनिमम वैल्यू क्या होती? 1 होती। कब? जब R की वैल्यू 0 पुट कर दो या 50 पुट कर दो। इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट सब लोग जल्दी से एक बार कमेंट करो, इतना क्लियर है अभी? बाकी लोग? ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। एक मिनट। सो अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? डिविजिबिलिटी। एंड रिमाइंडर। क्या है? डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू
अगर तुमको एक्सप्लेन करूं कि जैसे इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जैसे प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे जो हैं और थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें मतलब किस नंबर से वो डिविजिबल होगा वो बताना होगा। तो जैसे मान लो कि 11 रेज टू 100 -1 is divisible by 1000। इसको प्रूव दैट करना है, ठीक है। या 1000 की जगह तुम ऐसे लिख लो 10 रेज टू 3 लिख लो से, इज डिविजिबल बाय 10 रेज टू 3। इसको प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसका बेस क्या है, 10 है। तो मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश होगी कि ये वाली चीज को मैं 1 प्लस बेस के किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिख लूं। किसके फॉर्म में लिख लूं? 1 प्लस बेस, कौन सा बेस? ये वाला बेस, उसके किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिख लूं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 होल रेज टू 100 -1, ऐसे लिख लिया। ये -1 कहाँ से लिखा? ये वाला -1। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो ये टर्म तो 1 बन जाएगा। फिर दूसरा टर्म क्या बनेगा? 100C1 इंटू 10 रेज टू 1। उसके बाद 100C2 इंटू 10 रेज टू 2। फिर 100C3 इंटू 10 रेज टू 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या लिखा हम लोगों ने? ये इस वाली सीरीज का एक्सपेंशन लिखा है, और एक 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा, समझे? अब 1 जो दोनों जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब बचा क्या? बचा देखो 100C1 कितना होगा बताओ? 100C1 विल बी 100 इंटू 10। अच्छा, 100C2 का क्या मतलब है? 100 into into 99 by 2. बाय 2 इंटू 10 स्क्वायर। फिर ऐसे ही 100C3 इंटू 10 क्यूब एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि क्या मैं इस ओवरऑल में से 10 क्यूब कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? Yes, sir. sir. Yes, sir. ले सकता हूँ मैं 10 क्यूब। अच्छा, 10 क्यूब कॉमन लेने के बाद अंदर जो कुछ भी बचेगा वो एक नेचुरल नंबर ही बचेगा। अंदर जो कुछ भी बचेगा 10 क्यूब कॉमन लेने के बाद। विल यू ऑल अग्री? Yes, तो sir. समझा नहीं Yes, सब sir. 10 क्यूब कहाँ से लेंगे? देखो ये भी 10 क्यूब है, अच्छा समझ, अभी समझा। ये 1 जा, ये 50 जा, तो एक 0 इसके साथ गया, मतलब 10 क्यूब बन गया। फिर यहाँ पे तो ये अकेला ही 10 क्यूब काफी है, और
हमेशा याद रखना कि NCR जो होता है itself it is a natural number, तो ये कभी भी इसको दिक्कत नहीं देगा, मतलब इसके पावर को कभी तोड़ेगा नहीं, ऐसा कह सकते हैं, समझ रहे हो। 100C3 वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, फिर ऐसे 100C4 इंटू 10⁴, तो 10⁴ इंटैक्ट रहेगा, मतलब उसमें हो सकता है कि 100C4 10 का पावर और बढ़ा दे, घटा नहीं सकता, ठीक है। सो 10 क्यूब इंटू नेचुरल नंबर, मतलब से 10 क्यूब इंटू से लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा एक नेचुरल नंबर है। सो ये चीज 10 क्यूब इंटू लैम्डा आ गई, विच मीन्स दैट 11⁻10 - 1 is divisible by 10 क्यूब। अगर कोई नंबर 10 क्यूब इंटू लैम्डा टाइप का है, 1000 इंटू के टाइप का है, या 1000n टाइप का है, मतलब वो नंबर जो है 1000 से तो डिविजिबल होगा, तो हेंस प्रूव। सर ये लास्ट वाला स्टेप एक और बार एक्सप्लेन करो तो। कहाँ से ये नेचुरल नंबर कैसे आया? सर वो लैम्बडा से फिर वो डिविजिबल कैसे हुआ वो बताओ मुझे। नहीं, मैंने इस नेचुरल नंबर को लैम्डा लिख लिया। जैसे मान लो कि कहीं मैं लिखूं कि कोई एक नंबर है 4n टाइप का, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा? डिवाइड करके देख लो, 4 इंटू n अपॉन 4, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। अगर कोई नंबर 4k टाइप का है तो वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कोई नंबर 16k टाइप का है तो क्या वो डिविजिबल बाय 2 होगा? यस सर। यस होगा। क्या वो डिविजिबल बाय 4 होगा? हाँ सर होगा। होगा। क्या वो डिविजिबल बाय 16 होगा? हाँ सर 16 से भी होगा। होगा। क्या वो डिविजिबल बाय 32 होगा? दिस वी कांट से। मतलब हर बार तो नहीं हो सकता, एक बार होगा। हाँ, क्या? हमेशा नहीं होगा ना। हाँ, इसीलिए वी कांट से कि वो हमेशा डिविजिबल बाय 32 होगा ही। इसलिए मैंने नो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? आई कांट से। अगर के मान लो ऑड नंबर हो जाता, ऑड नेचुरल नंबर, तो फिर वो डिविजिबल बाय 32 नहीं होता, लेकिन के अगर इवन नंबर होता तो वो डिविजिबल बाय 32 हो जाता। समझ में आ रही बात सबको? बहुत ही बेसिक चीज है ये। हेलो एवरीवन, ये क्लियर है? हाँ Yes. जल्दी जल्दी बताओ, Yes, sir. बाकी सारे बच्चे। अच्छा, तो जैसे एक क्वेश्चन अगर करो, मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि प्रूव दैट 8n - 7n - 1 is divisible by 49। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, n नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2।
Done, sir. चलो 2 लोग का हो गया, और किसका किसका? चलो किया जाए। सर 1 मिनट। डन सर। हो गया। चलो लेट्स डू इट। बाकी लोग का जिसका नहीं हुआ एक बार देखो। देखो किससे डिविजिबिलिटी दिखानी है? 49 से। और 49 का किससे लेना देना होता है? 7 से लेना देना होता है। और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 8 एक बंदा है, तो मैंने क्या किया, 8 को ऐसे लिख लिया 1 + 7 होल रेज टू n -7n -1। ठीक है। अब देखो 1 + 7 होल रेज टू n, तो पहला तो टर्म nc0 आता। अच्छा, nc0 इटसेल्फ इज 1। फिर दूसरा टर्म क्या आता? nc1 × 7। फिर तीसरा टर्म nc2 × 7 स्क्वायर, nc3 × 7 क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। फिर -7n -1। ठीक है। तो देखो सॉरी, 1 और 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, nc1 किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। तो यहाँ पे 7n है, यहाँ पे 7n है, वो कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या? ऐसा हो गया nc2 × 7 स्क्वायर प्लस nc3 × 7 क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। तो हर जगह से 7 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाकी अंदर जो बचा से वो लैम्डा टाइप का हो जाएगा। ये क्या हो गया? 49 लैम्डा, which means divisible by 49। divisible by what? 49। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसे नेक्स्ट है, prove that 9 raised to n plus 1 minus 72n minus 9 is divisible by 64। सर इस टर्म में 9 कॉमन ले सकते हैं? किस वाले में? हाँ, ले सकते हो। Done, sir.
चलो एक बच्चे का हुआ। तीन लोग का हो गया, बाकी लोग भी करो जल्दी जल्दी। चलो तो इसमें क्या करो कि पहले 9 कॉमन निकल रहा है तो 9 कॉमन निकाल लो। तो क्या बचेगा, 9 रेज टू n माइनस 8n माइनस 1। अब इस 9 को कैसे ब्रेक करोगे? देखो 64 है, मतलब किसकी याद आई? 8 की याद आ गई हमको। तो इस 9 को 1 + 8 लिख लेना, होल रेज टू n माइनस 8n माइनस 1, मतलब 9 टाइम्स। अब इसको बाइनॉमियली एक्सपेंड करो, 1 + nc1 इंटू 8 + nc2 इंटू 8 स्क्वायर nc3 इंटू 8 क्यूब डॉट 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 माइनस 8n माइनस 1। तो देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, nc1 n होता है तो 8n और 8n कैंसिल हो गया। अब क्या किया, 8 स्क्वायर 8 क्यूब, फिर आगे 8 रेज टू 4 आता, तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मतलब 64 कॉमन आ गया। 64 इंटू 9 इंटू सम लैम्डा अंदर, तो एक फैक्टर तो 64 आया ना, so this is divisible by 64। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दिस इज डिविजिबल ओनली बाय 64, बस मेरे को क्या प्रूफ करना था कि ये 64 से डिविजिबल है, और भी लोगों से डिविजिबल हो सकता है। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या ये 66 से डिविजिबल हो सकता, सॉरी क्या ये 96 से डिविजिबल हो सकता है क्या? बोलो भाई, क्या ये 96 से डिविजिबल हो सकता है? हाँ सर। हाँ सर, हो सकता है सर। हो सकता है, क्योंकि इसका एक 32 ले लिया और इसका एक 3 ले लिया, तो 96 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, अच्छा हम लोग अब आते हैं रिमाइंडर पे। रिमाइंडर, ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, अब रिमाइंडर पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब तुम ये सोचो तो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर तो साथ में ही पढ़ा जाता है ना। सो रिमाइंडर यूजिंग, फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग व्हाट? बाइनोमियल थ्योरम। तो एक छोटी सी थ्योरी लिख लो जो यूजफुल रहेगी। टू फाइंड द रिमाइंडर when a raised to n is divided by b, we adjust the base
ए, कौन सा बेस ए, ये वाला बेस ए, टू ए रेस टू एम, which is very close to b with difference of 1, with difference of what, 1. Also remainder is always a positive quantity. रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। सर मतलब a रेज टू m माइनस b 1 के आसपास होगा। हाँ, ए रेस टू एम जो है वो बी के आसपास होगा, मतलब ए रेस टू एम और बी में एक का डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, 1 का डिफरेंस, ठीक है। कैसे करना है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये तो एक छोटी सी थ्योरी टाइप का हो गया। अच्छा, और एक और बात ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई नंबर अगर 5k टाइप का है, कोई एक नंबर है जो 5k टाइप का है, तो उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई नंबर 5k + 2 टाइप का है, तो उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा कि दिस इज दैट नंबर which when divided by 5 gives remainder 2. These are those number which when divided by 5 gives remainder 2. अच्छा, अगर कोई नंबर 5k - 1 टाइप का है, तो इसको मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आ जाएगा, रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो 5k - 1 टाइप जो नंबर होते हैं ना, तुम ऐसे सोचो कि वो ऐसे हो गए, 5k - 1 को -5 + 4 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ये दोनों मिलके 5k - 5, 5k - 5 भी एक 5 का मल्टीपल ही होगा ना, तो मतलब ये एक तरीके से 5k + 4 हो गया टाइप का। तो 5k - 1 कैसे टाइप का नंबर हो गया, या 5k + 4 कैसे टाइप का नंबर हो गया, दैट नंबर which when divided by 5 gives remainder 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे जब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा हो, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव में क्या आएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, इस 5 में इस -1 को ऐड कर दो, तो 5 - 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे 10k - 3 है, तो वो उसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 10k डैश, बताओ, सर -10 + 7। +7 डायरेक्टली, 10k डैश +7, इस 10 में -3 को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, 7, वो क्या हो जाएगा, 10k डैश +7, ऐसे टाइप का नंबर हो जाएगा। मतलब ये कैसे टाइप का नंबर है, इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। सर अब ये वाला शॉर्टकट वापस बता सकते हो क्या करना होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, इस 5 को इस -1 के साथ ले लो, तो 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, तो मतलब ये 5k + 4, ओके सर, समझा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, ज्यादा नहीं है इसमें। तो
यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग को करने हो रिमाइंडर के ऊपर, तो फाइंड द रिमाइंडर when 5 raised to 99 is divided by 13. Find the remainder when 5 raised to 99 is divided by 13. ठीक है, तो अब देखो हम लोग को क्या करना है, बेस को, जो बेस होना है, ये वाला जो बेस होना है, यहाँ पे जो बेस आना है, उसको मल्टीपल ऑफ 13 प्लस या -1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये याद रखो, थंब रूल। ठीक है, तो अब देखो 5 है, तो 5 का नेक्स्ट पावर क्या हो सकता है? 25। ठीक है, तो 25 क्या मल्टीपल ऑफ 13 प्लस या -1 के आजू बाजू है क्या? Yes, sir. 26. 26 से एक डिफरेंस पे है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले तो 5 रेज़ टू 99 है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को अगर 25 बनाना है तो उसके लिए तो ये जो पावर है वो एक इवन नंबर होना चाहिए था। बाय द वे अभी एक ऑड नंबर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 5 इंटू 5 रेज़ टू 98। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, इससे फायदा क्या हो गया? इससे फायदा ये हो गया कि ये पावर इवन नंबर हो गया। अब इसको 25 में कन्वर्ट करने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता। इसको ऐसे लिखिए, 5 इंटू 25. 25 रेज़ टू 49। समझ में आई बात? सर अब हम इसे 26 माइनस 1 टू दी पावर 49। हाँ, अब 5 इंटू 26 माइनस 1 टू द पावर 49 ऐसे लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया? अब देखो 26 को ना 13 के लिख लो। 13 के लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो 13 का एक मल्टीपल है। -1 होल रेज़ टू 49। ठीक है, क्यों मैं बार बार 26 ढूंढूं, उसकी बजाय 13 के लिख लिया। अच्छा, अब इस ब्रैकेट, यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार पहले बताओ सब लोग बच्चों, Yes, यहाँ तक sir. सबको क्लियर है? किसी को डाउट? Clear, sir. अच्छा, अब इस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स आने हैं? 50 Sir, टर्म्स। 50. टोटल 50 टर्म्स आने हैं। अच्छा, 50 टर्म्स में 49 टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें 13K वाला टर्म आएगा। थर्टीन के एक बार आएगा या 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, आएगा तो सही। सबको समझ में आ रहा है? हाँ. फर्स्ट वाले टर्म में नहीं आएगा बस। बस लास्ट वाले टर्म में नहीं आएगा। हाँ, या सॉरी, लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म क्या होता? अगर देखो, सर 1 ही हो जाएगा। हाँ, अगर
तुम दिमाग में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो थोड़े टर्म्स एक्सपेंड करके देखो। देखो 49C0 13K रेस टू 49 माइनस 49C1 13K रेस टू 48। तो तुमको अब सर ये आपने जो 26 माइनस 1 को 13K माइनस 1 का रिप्रेजेंटेटिव पर्पस से लिखा है ना? हाँ, क्योंकि मेरा एम तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए है ना, अच्छा इसलिए। ठीक है, तो अब तुमको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि यार 13 के अभी तो बहुत देर तक आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। बस आखिरी के दो टर्म्स लिखो। अब देखो 49C48 जब इवन था बेस, मतलब सबस्क्रिप्ट इवन था, तब प्लस के साथ आ रहा था। 13K रेस टू 1 माइनस 49C49। ठीक है, सब बच्चों को ये बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। ओके फाइन। अब देखो, अगर तुम यहां से लेके यहां तक देखो तो सब में 13 का कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ अंश है। तो उसको मैं क्या 13 के डैश टाइप लिख सकता हूं। जो येलो वाला पार्ट है वो ओवरऑल क्या 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा सर। और 49C20 49 तो वो तो 1 हो जाएगा। अच्छा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर मैं 13 इंटू 5 इंटू के डैश लिखूं तो वो एक तरीके से 13 के डबल डैश ऐसे लिखा जा सकता है -5। क्लियर? तो क्या रिमाइंडर -5 आ गया क्या? नो सर। इसको क्या लिख सकते हो 13 के ट्रिपल डैश और 13 -5 मतलब +8। इट मीन्स the remainder will be what? 8 for us. सर हाँ, सर आपने वो डबल डैश और ट्रिपल डैश वाला पार्ट एक और बार बताइए ना। डबल डैश और ट्रिपल डैश बस इसलिए लिखा क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे के डबल डैश लिखा हूँ और यहाँ पे भी अगर मैं के डबल डैश लिख दूंगा तो इसका तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 13 के डबल डैश -5 इज इक्वल टू 13 के डबल डैश +8। तो ये तो गलत बोल रहा हूँ ना, तो इससे तो -5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बस उसी को एडजस्ट करने के लिए, बस ये बताने के लिए कि 13 का सर? मल्टीपल है। जैसे कभी हाँ। 5m लिखते हैं, कभी 5n लिख देते हैं, कभी 5p लिख देते हैं, कभी 5q लिख देते हैं, वैसे टाइप की चीज। सर आपने मतलब लाइक 13K डबल डैश -5 को 13K ट्रिपल डैश +8 कैसे किया, वो एक बार बता दीजिए। देखो, एक तो माइनस आ रहा था तो रिमाइंडर तो नेगेटिव में नहीं आता। तो तुम वो शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी अभी कि 13 को ले लो और -5 को ले लो। तो 13 - 5 क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे +8 लिख दिया। या प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका ये है 13 के डबल डैश और -5 को -13 +8 लिख लो, लिख सकते हो। अब ये ओवरऑल चीज क्या 13 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? यस। तो उसको 13 के ट्रिपल डैश लिख दिया से +8। तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए ये शॉर्टर टेक्निक सिखाई कि 13 ले लो और -5 ले लो तो वो +8 बन जाएगा। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, एक sir. बार यस सर। जल्दी से कमेंट करो, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को?
सबसे कमेंट चाहिए मेरे को। नहीं क्लियर है तो पूछ लो। चलो जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग करो रिमाइंडर का। क्या करोगे? क्वेश्चन क्या था? 5/19। टू रेस टू 52 is divided by 31, then find remainder. Then find remainder. सर 4. हाँ ठीक है। हाँ सर 4 आएगा। चलो बाकी लोग भी सॉल्व करो जल्दी जल्दी। देखो 31 है तो 31 के आजू बाजू 2 का पावर कौन सा है? 32 है। 2 raised to 5 is 32। अब यहाँ पे पावर 52 है हमारे पास। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 4 into 2 raised to 50। 4 into अब 2 raised to 50 को हम लोग ने क्या लिख लिया? 32 whole raised to 10। तो ये लिखा है 32 को हम लोग ने ऐसे लिख लिया 1 plus 31 whole raised to 10। 4 times 1 plus 31। अब देखो बाकी के जितने टर्म्स आएंगे उसमें 31 का 10c1 into 31
प्लस 10c2 इंटू 31 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स 1 प्लस 31k, मतलब यहां से लेके यहां तक। अब 4 को अंदर भेज दो तो 4 प्लस 31, 4 इंटू के को k डैश लिख लिया सिर्फ, तो 4 प्लस 31 k डैश, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर विल बी 31। समझ में आई बात? तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में कह सकते हैं ना कि ब्रैकेट में 1 के अलावा जो भी टर्म रहेगा वो एक मल्टीपल ही रहेगा। 1 के अलावा जो भी टर्म रहेगा, जैसे इसमें 31 के था, उसमें हाँ उसी का मल्टीपल चाहिए। सर यस। प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है हाँ सर, लाइक उस क्वेश्चन में हमें मिला था कि 13k -1, हाँ, उस -1 का क्या हुआ सर? तो -1 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होके -5 हो गया ना। अच्छा, वो आपने उसे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो सर आपने जो काटा था लाइक C49 वो वाला क्या था सर? वो -1 था एक्चुअली। हाँ यही 49C49 -1 होता है ना। NCN हाँ जो होता है वो 1 होता है एक्चुअल में। NCN क्या होता है, वो 1 होता है। नहीं, मेरा डाउट ये था कि आपने उस 1 को 49C49 लिखा है क्या? मैं वही था। ये है। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर। डाउट है क्या तुम्हारा, पहले तो बताओ। हाँ सर, ये है कि पहले आपने जब इसे फॉर्म में लिखा था तब आपने लिखा 13k -1 था। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ उसके पे बाद सामने, आपने उसे एक्सपैंड किया सर। उसके बाद हाँ आपने लिखा लाइक यहाँ तक तो ठीक था, पर उसके बाद आपने लाइक -49C49 किया और उसके हाँ, बाद एक -1 था ना सर? ये जो एक्सपेंशन है यहाँ पे A-B टाइप का है ना, यस सर। तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे, अच्छा ठीक है तो सब समझा। आखिरी टर्म माइनस आएगा। इसलिए ओके 49C49 ये बेचारा अकेला तो 1 है, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पे ओवरऑल -1 बन गया। और उससे पहले जितने भी टर्म्स हैं जो येलो कलर में शेड किए हैं, वो उसमें हर जगह 13 का कोई ना अभी कोई समझ गया कंपोनेंट सर, जो है। आपने अल्टरनेटिवली किया था वो नहीं देखा था एक्चुअली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर पूरा है ना? एक मिनट, क्वेश्चन लिख के फिर मैं आता हूँ। प्रूव दैट 6n - 5n leaves remainder 1 when divided by 25। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है, हाँ क्या बोल रहे थे? n एक नेचुरल नंबर है, दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। सर वो ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर 4 आएगा ना? हाँ हाँ, 30 सॉरी में। सॉरी, रिमाइंडर 4 आएगा। तो थोड़ा सा ऊपर मतलब वो लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। कौन सा? इससे पहले वाला क्वेश्चन? नहीं सही है वाला। ये वाला तो है ना।
हो गया, अदिति का हो गया, बाकी बच्चों करो जल्दी जल्दी। Done, sir. चलो सो देखो 6 को क्या लिखी 25 है, मतलब 5 का थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमको। 6 को हम लोग ने 1 + 5 लिख लिया होल रेज टू n -5n। अब इसको बाइनॉमियली एक्सपेंड कर दो तो 1 + nc1 × 5 + nc2 × 5 square + nc3 × 5 cube and ... -5n। देखो nc1 और 5n कैंसिल हो जाएगा, nc1 × 5। अच्छा, इधर ऑनवर्ड्स 5 स्क्वायर मिनिमम तो है ही, मतलब ये भी 25 से डिविजिबल होगा, ये भी 25 से डिविजिबल होगा, सब 25 से डिविजिबल होंगे। तो ये ऐसे टाइप का बन गया 1 + 25 के। समझ में आया? और अगर कोई नंबर 1 + 25 के है, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट when divided by 25 leaves remainder what? 1। ठीक है? सो ये था हमारा आज का। सो आज हम लोग ने 2 चीज पढ़ी, एक तो मिडिल टर्म पढ़ा और एक डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर पढ़ा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो होमवर्क है वो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा तुम लोग को, तो वो होमवर्क अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, तो एक बार कमेंट कर दो आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया? सर जब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हमें लाइक जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो 1 से करना है, लाइक nc1 nc2 ऐसे करना है, 0 नहीं, नेचुरल नंबर जैसे। ओके, तो एक बार क्विकली कमेंट करो कि आज का क्लियर है जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। चलो, तो आज के हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।